निशा, हरिओम, विवेक, बंटी, प्रीति, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमने खत्म किया और नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद हमने एनालिटिकल रीजनिंग की शुरुआत करी है। और ये नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों ही जो रीजनिंग के पार्ट हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में एनालिटिकल और नॉन वर्बल से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले नॉन वर्बल रीजनिंग को निपटा दिया है ना, तो अब हम निपटा रहे हैं किसको? एनालिटिकल रीजनिंग को। एनालिटिकल रीजनिंग में हम कितने टॉपिक निपटा चुके हैं? पहले तो हमने निपटाया था कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, ठीक है जी। हाँ जी। फिर कॉज एंड इफेक्ट के बाद हमने किया था कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही, एक प्रॉब्लम होगी और उसका समाधान। उसके बाद हमने किया था अजम्पशन, यानी कि पूर्व धारणाएं, कौन कौन सी पूर्व धारणाएं हैं जो सही होती हैं। और फिर हमने आर्गुमेंट, फिर मैंने आपको बताया कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं, कौन से आर्गुमेंट सही होते हैं और कौन से आर्गुमेंट गलत होते हैं। बेटा आर्गुमेंट वो सही होता है जो फैक्ट होता है, जो वन वे होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो गवर्नमेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। कौन से आर्गुमेंट गलत होते हैं? जिसमें ओनली वर्ड का यूज हो, जिसमें कंपैरिजन हो, जिसमें एडवाइस हो, जिसमें है ना एम्बिगस हो, सुपरस्टिशियस हो, ये सारे आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट होते हैं, यानी कि गलत आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष। देखो एक चैप्टर है सिलॉक्स। जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में होते हैं, कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में। लेकिन ये चैप्टर अलग चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये काल्पनिक चैप्टर है। काल्पनिक, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन आप देखोगे, ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन देखोगे, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है, वास्तविक जीवन पर आधारित है, वास्तविक जीवन पर, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो हमारे रियल लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इमेजिनरी या काल्पनिक क्वेश्चन नहीं है। तो वो निष्कर्ष सही होगा। देखो हमने एक तो चैप्टर पढ़ा था अजम्पशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंक्लूजन। अजम्पशन क्या थी? पॉसिबिलिटी, ये तो संभावना थी, और रियल लाइफ में सारी संभावनाएं सही होती हैं, तो इसीलिए अधिकतर सारे अजम्पशन क्या है? सही होते हैं। सिर्फ दो ही अजम्पशन गलत होंगे, जो स्टेटमेंट के विरोध करेंगे और जो इलॉजिकल होंगे। उसके अलावा सारे अजम्पशन सही होते हैं। लेकिन कंक्लूजन बेटा वो चीज है जो 100% ट्रू है, और हमारा वही कंक्लूजन ट्रू होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा। डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा। यहाँ पर कोई भी मानने वाली बात को गलत माना जाएगा। अगर हम कहते हैं एज्यूम, अगर हम यहाँ पे कुछ भी एज्यूम करते हैं तो वो गलत होगा। हमें एजम्पशंस नहीं लगाने, ठीक है, यहाँ पे हमें अजम्पशंस नहीं लगाने हैं। यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, तो वही कंक्लूजन ट्रू होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, ठीक है। हाँ जी। क्या दिक्कत होगी? तुम्हें क्या सुनाना चाह रहे हो? सुनाओ जल्दी से। तो आज कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन के बाद फिर हम पढ़ेंगे रीजन असर्शन, और फिर हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, फिर एनालिटिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगा। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आज के बाद ये दो टॉपिक और है, रीजन असर्शन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर हम एनालिटिकल रीजनिंग को खत्म कर देंगे, जैसे हमने नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म कर दिया, ठीक है। 2022 वाली बुक है तो 2023 वाली बुक की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, हमने देखो इस बार सीजीएल मेंस में कॉजल इफेक्ट के भी क्वेश्चन आए थे, कोर्स ऑफ एक्शन के भी क्वेश्चन आए थे, अजम्पशन के भी क्वेश्चन आए थे, आर्गुमेंट के भी आए थे और कंक्लूजन के भी आए हैं। रीजन असर्शन और डिसीजन मेकिंग ये सीजीएल मेंस में नहीं आया। मेंस में सिर्फ ये 5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए एनालिटिकल रीजनिंग में। ये 5 टॉपिक हैं जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं इस साल, ठीक है। ये 2 टॉपिक सीजीएल मेंस में नहीं ऐड हुए, ठीक है जी। हाँ जी। तो हम कंक्लूजन वाले भी क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीजीएल मेंस में आए हैं। देखते हैं जरा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। याद रखना बेटा, वही कंक्लूजन हमारा सही माना जाएगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, है ना जी। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल भी अजम्पशन हमें नहीं लगाने हैं, कोई भी पूर्व धारणा हमें नहीं लगानी है, ठीक है। भूल जाता हूँ बेटा, भूलने का एक ही उपाय, जितनी बार पढ़ोगे उतना फायदा आप लोगों के लिए होगा। ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर, बेटा एटमॉस्फेयर ये सब है ना। हाँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंडेंट है। 3 ये पर्यावरण के हिस्से हैं, क्या है आप ये बताओ? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर कहां से कहां तक है। डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाएंगे, पजल सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हैं, सब पढ़ाएंगे। बताओ, ये 2 कंक्लूजन आपके सामने, इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है? जल्दी से बताओ फटाफट से। आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। बेटा एसएससी स्टेनो में भी आते हैं, क्यों नहीं आते? हर जगह आते हैं।
आपके पास पढ़ता हूं तो सारी टेंशन गायब हो जाती है। आप बहुत ही अच्छी टीचर हैं। अच्छी टीचर है, अच्छे टीचर है भाई, बहुत ही अच्छा टीचर है। अच्छा टीचर है या अच्छे टीचर है? हाँ जी। तो तो अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। समुद्र से याद आया, आजकल एक बहुत न्यूज है ना, जिसके बारे में आपने सुना होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने कुछ लोग, खरबपति लोग गए थे, है ना, 5 लोग, है ना, टाइटन सबमर्सिबल में, और वो टाइटैनिक के साथ वहीं खत्म हो गए हैं, समुद्र के अंदर ही। लोगों के शौक है, क्या क्या शौक है बताओ। मतलब लोग उन चीजों को देखने जा रहे हैं, मतलब मौत को देखने जा रहा है, तो जो मौत को देखने जा रहे हैं तो मौत का सामना हो गया उनका। तो क्वेश्चन क्या है कि मुंबई और जाफरा के बीच की जो दूरी है वो 900 किलोमीटर की दूरी है, जब हम रोड से तय करते हैं। अगर मैं रोड से ये दूरी तय करता हूं तो ये 900 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? ये डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस अगर मैं पानी के जहाज से तय करता हूं, अगर यही डिस्टेंस मैं समुद्र के रास्ते तय करता हूं, तो ये दूरी ना 280 किलोमीटर घट जाएगी। ये दूरी 280 किलोमीटर घट जाएगी, ठीक है। जबकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या है कि घटकर 280 किलोमीटर रह जाएगी। चलो बात एक ही है, कुल मिलाकर दूरी घट रही है, दूरी घट रही है। तो इससे हुआ क्या कि साल में 7.92 करोड़ रुपए ईंधन की बचत हो गई। देखो सीधी सी बात है, जब हम लंबी दूरी तय करेंगे तो ज्यादा ईंधन जाएगा, जब हम छोटी दूरी तय करेंगे तो हमारा जो ईंधन है वो कम जाएगा, है ना। तो तो जब हम लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो यहाँ ईंधन ज्यादा खर्च हो रहा है, जब हम छोटी दूरी तय कर रहे हैं तो ईंधन हमारा कम खर्च हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष है, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये चैप्टर मैंने नहीं कराया भाई, नहीं कराया ये चैप्टर, स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं पढ़ाया अभी, सिर्फ 4 ही चैप्टर हुए एनालिटिकल रीजनिंग में भी। अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। आपको ये चैप्टर स्टेटमेंट अजम्पशन लग रहा होगा, बट ये अजम्पशन नहीं है बेटा, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष। स्टेटमेंट अजम्पशन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे लिखा हो जाए कंक्लूजन की जगह लिखा होता है अजम्पशन, बट ये चैप्टर अजम्पशन नहीं है, ये है कंक्लूजन। अजम्पशन कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, बट अजम्पशन क्या है? संभावना। कंक्लूजन क्या है? डेफिनेट रिजल्ट, जो कि 100% ट्रू है, जो कि 100% ट्रू है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये कह रहे हैं कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना ईंधन की बचत होती है, यहाँ पे ईंधन की बचत होती है, लेकिन कहीं भी ये जिक्र है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समुद्र द्वारा सस्ता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम छोटी दूरी तय करते हैं तो क्या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता होता है? जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, दिल्ली टू बॉम्बे, अगर आप दिल्ली टू बॉम्बे जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, तो बाबू अगर आप रोड से जाओगे तो रोड से जो डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई की बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बाई एयर जाओगे तो दिल्ली टू मुंबई की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अगर हम दिल्ली से गोवा जा रहे हैं बाई एयर तो डिस्टेंस हमारी कम है, लेकिन बाई रोड जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कहाँ महंगा है? बाई रोड या बाई एयर? सर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है बाई एयर, जबकि वहां पे डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, हमारी टिकट का जो खर्चा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, बहुत सारी अलग चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं भैया। कंक्लूजन का मतलब है जो एग्जैक्टली यहीं से निकले, मतलब जो डायरेक्टली निकले, छुपा हुआ ना हो, इनडायरेक्ट कुछ ना हो, डायरेक्टली निकले इसमें, है ना। ये कह रहे हैं फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। देखो कथन में साफ साफ बोला गया है कि लगभग 8 करोड़ रुपए का ईंधन आप बचा सकते हो। अगर कथन में साफ साफ बोला गया है कि 8 करोड़, है ना, 8 करोड़ रुपए का ईंधन बच रहा है, इसका मतलब कथन में जोर दिया जा रहा है ईंधन को बचाने के लिए। कथन में पूरे तरीके से ये जोर दिया जा रहा है कि ईंधन को बचाना चाहिए, इसीलिए सेकंड कंक्लूजन ट्रू होगा। तो इसका आंसर है केवल दूसरा, अनुसरण करता है। देखो, है ना, अनुसरण करता है। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड यूज होगा फॉलो, जबकि अजम्पशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। कंक्लूजन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फॉलो और अनुसरण करना, ठीक है। अजम्पशन कंक्लूजन ये दोनों लगभग एक जैसे ही चैप्टर हैं, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस कंक्लूजन हमें तभी सही करना है जब वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। अजम्पशन सारे सही होते हैं लगभग, सिर्फ 2 ही अजम्पशन गलत होते हैं जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, जो इलॉजिकल है बस, वरना अजम्पशन सारे सही होते हैं। बट कंक्लूजन बहुत कम सही होते हैं। कंक्लूजन वो सही होते हैं, है ना, कंक्लूजन वो सही होते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। फर्स्ट स्टेटमेंट में बाबू
ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है समुद्र का बजाय रोड के। तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता ये किसने कहा? समुद्र। देखो, आप एक साइकिल से यात्रा कर रहे हो, आप साइकिल से 10 किलोमीटर जा रहे हो, आप 10 किलोमीटर का सफर कर रहे हो साइकिल से, और वही 10 किलोमीटर का सफर कर रहे हो कार से, तो जल्दी किससे पहुंचोगे? कार से पहुंचोगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किससे सस्ता है? क्या कार का सस्ता है या साइकिल का सस्ता है ट्रांसपोर्टेशन? ये बताओ। ईंधन की बचत भी कर ली तुमने। अगर हम साइकिल से 10 किलोमीटर जाते तो हम ईंधन को बचा रहे हैं, लेकिन ईंधन बचाने का मतलब है ना, वहां पे तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया ईंधन की वजह से। लेकिन क्योंकि वो दोनों रोड पे जा रहा है, लेकिन एक जा रहा है रोड पे, एक जा रहा है पानी के जहाज में, तो पानी के जहाज की जो कॉस्टिंग है ना, वो बहुत ज्यादा होती है बजाय रोड के। भले ही यहाँ पे हमारा फ्यूल बच रहा है, लेकिन बाकी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ये क्या कह रहे हैं? जो स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में, जो कच्चे तेल का उत्पादन है ना, उसकी तुलना में मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मतलब प्रोडक्शन तो है कम, प्रोडक्शन तो हमारा कम है, प्रोडक्शन तो कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो निष्कर्ष क्या है? क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, है ना। पहला कंक्लूजन है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दो। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन पहला कह रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ा दो, प्रोडक्शन को बढ़ा दो। बिल्कुल सही बात है, आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो। भाई अगर प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है? डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड। दूसरा कंक्लूजन है कि डिमांड को कम कर दो। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो ये इक्वेशन बैलेंस दो ही तरीके से हो सकती है। ये इक्वेशन जो बैलेंस है ये दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका प्रोडक्शन बढ़ा दो, दूसरा तरीका डिमांड को कम कर दो, दूसरा तरीका डिमांड को कम कर दो। तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन सही है। लेकिन एक चीज है ना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर ये दोनों ही कंक्लूजन एक साथ ट्रू कर दोगे, अगर ये दोनों ही कंक्लूजन एक साथ ट्रू कर दोगे तो बेटा तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब तुमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया और दूसरी तरफ तुमने डिमांड भी कम कर दी, तो बेटा नुकसान तो तुम ही होगा ना, घाटा तो तुम ही होगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही होगी, इनमें से कोई एक ही होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि इनमें से कोई एक ही कर सकते हैं। या तो हम प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हैं या फिर हम डिमांड कम कर सकते हैं। हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक काम हमें करना है, लेकिन कोई भी कर सकते हैं। इसीलिए हम ऑप्शन ई को चूज करेंगे। ऑप्शन ई का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक काम करो, कोई भी कर लो अपनी मर्जी से, चाहे पहला कर लो चाहे दूसरा कर लो, लेकिन दोनों एक साथ मत करो। यही है ऑप्शन ई का मतलब। इधर और का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक, है ना। दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लो तो काम हमारा चल जाएगा। टेस्टिंग लॉगिन नहीं हो रहा, चलो बताते हैं क्यों नहीं हो रहा लॉगिन। ठीक है, अरे यार दोनों काम तुम एक साथ कर दोगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा? मतलब तुमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया और तुमने ऊपर से डिमांड भी कम कर दी, तो नुकसान हो गया ना। फिर तुम इतना प्रोडक्शन लेके कहां जाओगे जब डिमांड ही नहीं है? तो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते ना। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तभी तो मैंने कहा अगर जब हम ए और बी में से कोई भी एक टिक कर दें, लेकिन हमें पता ना हो कौन सा टिक करना है, उस सिचुएशन में हम ईदर और ऑप्शन का चूज करते हैं। जहां दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, वो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। इसी सिचुएशन के लिए ऑप्शन ई, ईदर और यूज किया जाता है। ठीक है, क्लास पीएनजी अच्छे से अपलोड करवाइए कीजिए। क्यों नहीं बेटा, क्लास पीएनजी तो अच्छे से अपलोड होती है, ओपन हो जाती है सबकी, क्यों नहीं होती? प्रोडक्शन इंक्रीज कहां से आया? अरे यार प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते तुम। क्रूड ऑयल अगर इंपोर्टेड, इंपोर्टेड का मतलब क्या है? आयात करने का मतलब क्या है? कच्चे तेल का आयात। अरे यार कच्चे तेल का आयात, आयात का मतलब क्या हुआ है? आयात का मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाना। आयात का मतलब है प्रोडक्शन इंक्रीज करना। पहले पहले मान लो क्रूड ऑयल 1000 लीटर आ रहा था भारत में, अब वो 1000 लीटर की जगह 2000 लीटर कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 लीटर की जगह 2000 लीटर पर डे कर दिया, तो अब पर डे 2000 लीटर तेल भारत में आ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ गया नहीं बढ़ गया? जब इंपोर्टेड होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, डिमांड भी घटा सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए इस सिचुएशन में ऑप्शन ई को चूज करना पड़ता है। बीच में नहीं आ रहा, मैं साइड में ही हूं। All the organized person find time for rest. सुनीता in spite of her very busy schedule finds the time for rest. ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जितने भी संगठित व्यक्ति हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है,
वो विश्राम का समय पाते हैं, यानी कि वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालते हैं। जैसे अगर मान लो मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगातार है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं अपने लिए लंच का समय, ब्रेकफास्ट का टाइम निकालता हूँ। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट का टाइम निकालता हूँ। मान लो मैंने 30 मिनट ब्रेकफास्ट के लिए निकाले, मैंने अपने लिए 1 घंटा इसमें लंच का भी टाइम निकाल लिया, मैंने 1 घंटा लंच का भी समय निकाल लिया, और मैंने मान लो 30 मिनट रेस्ट का भी टाइम निकाल लिया, 30 मिनट्स या 1 आवर मान लो मैंने रेस्ट का भी टाइम निकाल लिया। तो कुल मिलाकर इन 12 घंटे की क्लासेस में से मैंने इस तरह से अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं इन 12 घंटे के बीच में 30 मिनट अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेता हूँ, 1 घंटा अपने लंच के लिए लेता हूँ, और मैं 1 घंटा अपने रेस्ट के लिए लेता हूँ। क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, मेरी सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, एकदम तरीके से चल रही है, ठीक। तो वही बात है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते ना वही नहीं निकाल पाते अपने लिए रेस्ट का टाइम है, वही चीज है। तो सुनीता जो है, सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकाल लेती है। तो सुनीता का जो शेड्यूल है ना वो भी बहुत बिजी शेड्यूल है सुनीता का, लेकिन फिर भी वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल लेगी। इसका मतलब क्या है, सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। भाई सुनीता ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, अगर सुनीता का बिजी शेड्यूल है फिर भी वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल लेगी, यानी कि सुनीता एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। पर पूछ समझ लिया, टेस्टिंग का लॉगिंग नहीं होता। अरे यार इनकी हिंदी मैंने बताई तो है यार सारे चैप्टर्स की, क्यों भाई ये सारे चैप्टर्स की हिंदी तो मैंने नहीं बताई। स्टेट, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, है ना। कोर्स ऑफ एक्शन बेटा कथन और कार्यवाही, कथन और कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट यानी कि कथन और तर्क, कथन और तर्क, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही। कथन वर्ड आगे जोड़ दो, क्योंकि सब में कथन मिलता है, यहाँ भी कथन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी स्टेटमेंट है, यहाँ भी स्टेटमेंट है, यहाँ भी स्टेटमेंट है, यहाँ भी स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ स्टेटमेंट के बाद अजम्पशन, यहाँ स्टेटमेंट के बाद आर्गुमेंट, यहाँ स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन। तो ये कथन और कार्यवाही, कथन और पूर्व धारणा, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, ये कारण और परिणाम है। मतलब टाइम वेस्ट कराने में मजा ही आता है, तुम्हें एक अलग लेवल का मजा आता है। फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछ के, फर्जी फर्जी टाइम वेस्ट करा के, है ना, सारा रिदम खराब करते हो चीजों को। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो इसका मतलब एक ही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा इन चीजों को अच्छे से समझ रहा है ना, वो कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप कमेंट अगर कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे। जो मैं बोल रहा हूँ आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपको मेरी बातों से कोई लेना देना नहीं है, फिर मुझे आपके कमेंट से लेना देना क्यों हो, बताओ। मतलब ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकते हो कि अगर मैं आपको चीज समझा रहा हूं और आप उस दौरान भी बैक टू बैक कमेंट्स कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि आपका पूरा फोकस अपने कमेंट पर है, मेरे पढ़ाने लिखाने से आपका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे बच्चों से हमें भी कोई लेना देना नहीं है। सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। सुनीता एक मेहनती इंसान है, बिल्कुल जी हाँ भैया, सुनीता एक मेहनती इंसान है। क्यों नहीं है सुनीता? भाई सुनीता का जब इतना बिजी शेड्यूल है तो सुनीता मेहनती है, क्यों भाई? अगर सुनीता का इतना बिजी शेड्यूल है तो सुनीता मेहनती है, क्यों नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अरे लोगों से कितना क्वेश्चन छुप जा रहा है? एक आध शब्द छुप जा रहा है, बाकी तो सब कुछ विजिबल ही है। ज्यादा कुछ थोड़ी छुप रहा है लोगों से। लो थोड़ी देर के लिए लोगों को हटा देते हैं, अपना ध्यान केंद्रित एक करती है। ये केवल एकमात्र ऐसी बुक है, एक पुस्तक जेड एकमात्र ऐसी पुस्तक है। अब ठीक है, हाँ जी, यह पुस्तक जेड एकमात्र ऐसी पुस्तक है, एक पुस्तक है मेरे पास बेटा, एक बुक है मेरे पास, एंड दिस इज द ओनली बुक। ये केवल एकमात्र ऐसी बुक है, एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। मतलब 1950 से लेके 1980 के बीच में जो भी भारत में गरीबी थी, उस गरीबी को रिप्रेजेंट करने के लिए एकमात्र बुक है जेड, एक अकेली बुक है जेड। इन 2 वर्षों के बीच के वर्षों के, ठीक है, जितनी भी गरीबी थी भारत में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक। तो पहला कंक्लूजन है, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। ये कह रहे हैं कि 1950 से पहले गरीबी थी नहीं। ये कह रहे हैं कि 1950 से पहले गरीबी थी ही नहीं। जैसे कि आप लोग कहो कि 2021 से लेके 2023 तक रीजनिंग की एकमात्र बुक है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, जो सबसे बेहतर बुक है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2021 से पहले रीजनिंग का कोई सवाल ही नहीं था, है? तो भाई साहब ये बुक 1950 में बनी, तो 1950 और 1980 के बीच की गरीबी रेखा को दर्शा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। होगी गरीबी, क्यों नहीं होगी? 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। हाँ, कोई अन्य पुस्तक नहीं थी, क्योंकि दिस इज द ओनली बुक, यही एकमात्र बुक है। इसका मतलब इसके अलावा कोई बुक ही नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। देखो ये बहुत सही बात है। ये सेइंग्स हैं, प्रोप्स हैं, कहावतें हैं, आप लोग जानते हो इनका मतलब। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। देखो सफलता का रहस्य यही है, उद्देश्य की निरंतरता। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्पित पड़त निशान, है ना? ये सुने आपने दोहे? करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान। करत करत अभ्यास से, भैया प्रैक्टिस करते रहो। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपकी बुद्धि अच्छी होगी, उतना आप चीजों को सीखोगे। प्रैक्टिस ही है जो सफलता का मतलब। लाइफ में हम किसी भी चीज को ले लो, आप ड्राइविंग, जितनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर ड्राइवर बनोगे, उतने हैवी ड्राइवर बनोगे, है ना? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे पढ़ाई में भी उतने बेहतर आपको चीजें समझ आएंगी। जितनी बार चीजों को पढ़ोगे उतना बेहतर तरीके से चीजों को समझोगे। तो ये बात एकदम सही है। रस्सी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान। आपको पता है कि जो पहले कुएं से पानी भरते थे तो कुएं में बाल्टी डालते थे और उस बाल्टी को हम रस्सी से खींचते थे, और जब रस्सी से खींचते थे तो वो जो एक चक्का होता था, उस चक्के के थ्रू रस्सी जाती थी, और वो जो कुएं की ढेरी होती थी या बाउंड्री कह लो, उससे रस्सी खिंचती हुई आती थी, तो उस पर भी ना निशान पड़ जाते थे। समझ रहे हो? तो वही चीज है। और पहला है कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन। रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं, रस्सी आवत जाते हैं, सिर पे पड़त निशान। ये सही बात है। कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन, इसीलिए कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। 24 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप 3 ही घंटे पढ़ो, चाहे आप 2 ही घंटे पढ़ो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, तब सिलेक्शन जरूर होगा। आप सोचो एक ही दिन में मैराथन देख ले, काम हो जाए, बिल्कुल बेकार, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो आउटपुट। मैं आपको डेली 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, आप डेली 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, उसका फायदा है। मैं आपको एक ही दिन में 4-4 घंटे रीजनिंग पढ़ा के 1 महीने में सिलेबस खत्म कर दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है? आप किसी पत्थर पर कई 1000 लीटर पानी एक साथ गिरा दो, वो पत्थर टूटेगा नहीं, लेकिन एक एक बूंद टपकाओ उसी 1000 लीटर पानी की, बेटा वो बूंदे ना पत्थर को चटका देंगे। फोर्थ का फर्स्ट स्टेटमेंट तो अजम्पशन बता रहा है, मतलब ये जो समझा रहा हूं ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये अजम्पशन है, बट हमें चेक करना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो नहीं है ना बाबू, तो कंक्लूजन तो है ही नहीं। हम अजम्पशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। कंक्लूजन तो नहीं है ना, तो इसलिए गलत है। हाँ जी। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब तुम सोचो कि तुम्हें सफलता पानी है, तुम्हें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तुम है ना शादी भी अटेंड कर लो, घर के सारे फंक्शन भी अटेंड कर लो, घर की सारी समस्याओं को भी निपटा लो, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो घर वाली या बाहर वाली, दोनों एक साथ नहीं चला सकते तुम, है ना? हाँ जी, हमारा पूरा फोकस एक ही जगह होना चाहिए। पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? घर वाली तो सिर्फ घर वाली, बाहर वाली तो सिर्फ बाहर वाली, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ठीक है? हम 2 नौका में सवार नहीं हो सकते, ठीक है? वरना क्या होगा अगर 2 नौका पे सवार होगे तो जैसे ही नाव अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तब तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी, है? हाँ जी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का बेटा बोथ फॉलो है। यहाँ पे इधर और नहीं है, यहाँ पे तो दोनों निष्कर्ष सही है। यहाँ पे इधर और कैसे आ जाएगा? ये कोई वो थोड़ी है इन दोनों में से एक ही सच कर रहा है। दोनों एक साथ सही हो सकती है। सुनीता मेहनती भी है और सुनीता ऑर्गेनाइज पर्सन भी, दोनों बातें एक साथ सच हैं। इधर और तो तब यूज करते हैं कि दोनों सच हो, मतलब दोनों में से कोई एक ही सच हो एक बार में। यहाँ पे तो एक बार में दोनों बातें सच हैं, तो यहाँ इधर और ऑप्शन क्यों यूज करेंगे हम? हाँ, कल वीओडी का एग्जाम है, बढ़िया हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आज भी तो था वीओडी का एग्जाम, वीडियो का, सॉरी वीडियो। भारत में शीर्ष, देखो घर का काम करना पड़ता है, घर के काम करो, क्यों नहीं करो? मेरा कहने का मतलब कुछ और था, आप गलत सेंस में ले गए। अब
आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के चक्कर में घर वालों को बेवकूफ बनाते जाओ, घर वालों की मदद ही ना करो। हमें घर वालों की भी हेल्प करनी है, उनको भी साथ लेके चलना है, लेकिन मेरा कहने का सेंस कुछ और था। आप कुछ किसी और सेंस में ले जा रहे हो उस चीज को है। इस चीज का फायदा उठाकर आप अपने मम्मी पापा को मेरी वीडियो दिखा दो और बोलो अब हमसे कुछ मत कहना, हमारे सर ने कह दिया सिर्फ पढ़ो और हमें पढ़ाई के अलावा डिस्टर्ब मत करो, हमें मत भेजो मार्केट गेहूं लिया के, चावल लिया के, दाल लिया, मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं नहीं मदद करूंगा पापा आपकी खेती में, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ये गलत है। आपको परिवार की भी मदद करनी है, ठीक है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रखना है। मैं किसी और तरीके से आपको समझाना चाह रहा था चीजों को, ठीक है। हाँ जी, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। इस स्टेटमेंट का, ये इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है ना, जीएस। भारत में शीर्ष 10% परिवारों, मतलब ये कह रहे हैं कि जो टॉप 10% फैमिलीज है ना, टॉप 10% फैमिली, यानी कि जो 10% भारत के सबसे अमीर लोग हैं, वो भारत की नेशनल इनकम है उसमें 35% हिस्सेदारी उन्हीं की है। मतलब भारत अगर मान लो 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 35 रुपए बेटा सिर्फ ये 10 अमीर लोग दे रहे हैं, जो सबसे अमीर लोग है ना 10, तो 35% नेशनल इनकम की हिस्सेदारी टॉप 10% लोगों की है। पहला कंक्लूजन है, व्हेन एन इकोनॉमिक ग्रो फास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिक ग्रो फास्ट, इससे रिलेटेड तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, ये तो सही बात है, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। जब 10% ही 35% राष्ट्रीय आय बना रहे हैं तो राष्ट्रीय आय असमान रूप से तो वितरित हुई, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली सेकंड फॉलोज, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। तुम्हारी कमेंट भी जा रही है मेरे तक, मेरी कमेंट जा रही है आप तक, कमेंट जा नहीं रही, कमेंट जा रहा होता है, तुम्हारा कमेंट भी जा रहा है, तुम्हारी शक्ल भी आ रही है मेरे पास। ये बंदर जैसी शक्ल बना के मत बैठो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो पहला निष्कर्ष है, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स, ऑल अदर हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों की सरकार मदद करेगी। इसका मतलब इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला है कि गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। मतलब भारत सरकार जो कह रही है कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, मतलब मैं गरीबों की हम मदद करेंगे, हम गरीब किसानों की मदद करेंगे, हम कृषि श्रमिकों की मदद करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी को विकास का फल मिला है। भाई वो किसानों की मदद के लिए आ गया है तो इट डजंट मीन कि बाकी लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन द पास्ट। देखो ये कह रहे हैं कि पहले कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं हुआ था, इसीलिए सरकार आई है किसानों और कृषि श्रमिकों की मदद के लिए। बेटा पास्ट में क्या हुआ था, क्या ये एक अजम्पशन है, जबकि हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट की गवर्नमेंट ने मदद करी थी नहीं करी थी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसको निष्कर्ष नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष नहीं बना सकते, समझ रहे हो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यही फर्क है अजम्पशन और कंक्लूजन में। ये सब अजम्पशंस है, जबकि हमें कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा कोई भी जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है, ऐसा कोई भी जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, मतलब एक्सेस ऑफ मिल्क। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लच से निपटने के लिए कुछ कदम, मिल्क ग्लच का मतलब है दूध की बाढ़ आ जाना, मतलब एक्सेस ऑफ मिल्क। एक्सेस ऑफ मिल्क मतलब दूध का उत्पादन हद से ज्यादा होना, दूध का उत्पादन है ना, बहुत यातायात मात्रा में होना, बहुत ज्यादा होना, दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड है नहीं लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा है, ठीक है। से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सहकारी समिति और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने के लिए विफल रही। ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट डेयरी है और जो कोऑपरेटिव डेयरीज है वो इस मिल्क ग्लच से निपट नहीं पा रही। मतलब दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। अब प्रोडक्शन ज्यादा है तो इतने हजार जो लीटर दूध बचा हुआ है, ठीक है, इतने हजार लीटर से निपटने, मतलब इतने हजार लीटर अब वेस्ट होगा दूध का। अब गवर्नमेंट डेयरीज है और कोऑपरेटिव डेयरीज है, वो इतने हजारों लीटर दूध का कुछ कर नहीं पा रहे। इसके लिए क्या किया, राज्य की कैबिनेट ने, राज्य में है ना, राज्य की कैबिनेट सामने आ गई तो उसने कदम उठाए कुछ, राज्य की कैबिनेट ने, क्योंकि गवर्नमेंट डेयरीज और कोऑपरेटिव डेयरीज फेल हो चुकी हैं। पहला कंक्लूजन है, द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्सेस मोर देन इट्स नीड। सही बात है बेटा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड से तभी तो मिल्क ग्लच आया,
है ना। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन द स्टेट एक्ट आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है भैया, वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में वेल इक्विप्ड ही नहीं है। ये कह तो रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरीज है वो इससे निपट नहीं पा रही। क्यों नहीं निपट पा रही? क्योंकि वो वेल इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड नहीं है। हाँ जी, तो इसीलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर सचिन को डांटा तो उसके कारण सचिन ने जो किसी कंपनी में तो ये सचिन तेंदुलकर ने द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित कर दिया। सही है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, है ना। ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, आप सोचो सचिन तेंदुलकर है, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है ना। ये कोई भी सचिन है जो किसी कंपनी में काम करता है, उस मेरे ने फटकार लगा दी। तो पहला कंक्लूजन है द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन। अच्छा जी, मैनेजर ने अगर सचिन को डांटा तो उसके कारनामों के चक्कर में जाता है, लेकिन इसके चक्कर में थोड़ी कि वो उसको पसंद नहीं करता। ठीक है, रिवीजन करने के लिए वीकेंड दिन मिलता है आपको, सैटरडे और संडे 2 दिन का समय मिलता है। यूपी पुलिस के बैच की कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। सचिन वाज नॉट पॉपुलर अमंग हिज कलीग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सचिन पॉपुलर नहीं था इसलिए सचिन को डांट पड़ी। अरे यार, इन चीजों से क्या लेना देना, पॉपुलर है कि नहीं है, मैनेजर पसंद करता नहीं करता, डांट पड़ी क्योंकि उसके कर्म ऐसे होंगे। देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की और विदेशी आगंतुकों के आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। मतलब जो फॉरेन विजिटर्स हैं उनको लिए सरकार ने ना आकर्षक पैकेज की घोषणा की है कि अमेरिका, है ना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस से लोगों को बुलाओ अपने देश में और उनको कई छूट दी, उनको टिकट में छूट दी, है ना, कई होटल की टिकट्स उनके लिए सस्ती कर दी, है ना, रहना खाना पीना भारत में उनको सस्ता कर दिया। तो पहला कंक्लूजन है नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स विल विजिट द कंट्री। ये कह रहे हैं नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स विल विजिट द कंट्री। अब कह रहे हैं कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। सीधी सी बात है, जब विदेशी पर्यटकों को छूट मिलेगी, ऑफर मिलेगा, तो अब अधिक विदेशी पर्यटक आएंगे ना देश में घूमने, है ना। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। ये कह रहा है कि भैया जो सरकार है वो तो हमें सीरियस लग रही है फॉरेन टूरिस्ट को लेके। सही बात है, अरे सरकार सीरियस है तभी तो वो ऑफर दे रही है, वरना ऑफर क्यों देगी अगर सरकार सीरियस नहीं होगी तो, है भाई। सरकार सीरियस है तभी तो वो ऑफर दे रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। हाँ जी, सरकार सीरियस है तभी तो वो ऑफर दे रही है, और सीधी सी बात है ऑफर दे रही है तो मोर फॉरेन विजिटर्स ट्रेवल करेंगे। ये जो चैप्टर्स है ये आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं कि आपकी बुद्धि का लेवल क्या, आपकी बुद्धि की क्षमता क्या है, आपकी सोचने की शक्ति क्या है, आप चीजों को सही ढंग से सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, या सिर्फ आप कैलकुलेटिव हैं, आपकी सोचने की क्षमता शून्य है ना के बराबर। आपका दिमाग, है ना, कुछ एनालिटिकल है भी कि नहीं है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं है आपके दिमाग में, या फिर आपका दिमाग सिर्फ 2 दूनी 4 करना जानता है। सामाजिक है कि नहीं है आपका दिमाग, क्योंकि बेटा समाज में रहने के लिए गणित काम नहीं आती है, 2 दूनी 4 काम नहीं आएगा समाज में रहने के लिए। समाज में रहने के लिए मानसिक संतुलन होना बहुत जरूरी है ना। आपको सामाजिक बनने के लिए इन चैप्टर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। 2 दूनी 4 आपको सामाजिक नहीं बनाएंगे, सामाजिक बनाएंगे ये चैप्टर्स। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं, ये आपको सामाजिक बनाएंगे। ये जो चैप्टर्स हैं आपके जीवन के लिए है। ये 2 दूनी 4 सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए है, जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित थे, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। ये कह रहे हैं कि सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है। मतलब जो गुड सिंगर्स है ना, दैट आर ओनली इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, और ये कह रहे हैं कि जिसकी मतलब मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। अब ये बताओ, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। देखो जितने भी इनवाइटेड सिंगर थे कॉन्फ्रेंस में, ऑब्वियस सी बात है वो सारे अच्छे सिंगर थे, और मीठी आवाज के बिना कोई अच्छा सिंगर हो नहीं सकता। इसलिए जितने भी इनवाइटेड सिंगर है कॉन्फ्रेंस में, सबकी जो आवाज है वो मीठी है, क्योंकि सारे अच्छे सिंगर हैं
और कोई भी अच्छा सिंगर बिना मीठी आवाज के हो नहीं सकता। दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। सही बात है, जिनकी अच्छी आवाज नहीं है, जिनकी भाई साहब आवाज अच्छी नहीं है, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है, उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सम्मेलन में केवल और केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है। इसका मतलब जिनकी अच्छी आवाज नहीं है वो सम्मेलन में आमंत्रित नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही बात सच है। People will definitely suffer. जो people who don't physical exercises, एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग हेल्थी लाइफ। सही बात है भाई, जिनको दिल की बीमारी कम रहती है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये कह रहे हैं ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट हेल्थ। ये कह रहे हैं डेफिनेटली सफर, भैया ऑल पीपल विल डेफिनेटली सफर, जो कि डेस्क बाउंड जॉब करते हैं। ये तो गलत है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनको बीमारियां कम होती है, लेकिन उन्होंने डेस्क जॉब के लिए तो कुछ नहीं कहा कि जो डेस्क जॉब करता है उनको 100% होगा। 100% तो नहीं कह सकते ना, कंक्लूजन तो नहीं बना सकते ना, है ना। हाँ जी, कंक्लूजन नहीं बना सकते। नेक्स्ट, यह दुनिया ना तो अच्छी है ना ही बुरी है। यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता। सही बात है, दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है। देखो हर इंसान के लिए अलग दुनिया है। ये जो दुनिया है ना, ये हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है। कुछ लोगों के लिए दुनिया बहुत खराब है, कुछ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ का हीरो है और वो उसकी जो लाइफ है, वो उसकी पिक्चर है और वो अपनी लाइफ का हीरो है। तो उसकी पिक्चर के अंदर कितने बैड एलिमेंट्स हैं, उसकी पिक्चर के अंदर कितने विलन हैं, वो हर व्यक्ति के अलग अलग है। हर व्यक्ति की लाइफ में विलन अलग अलग है, इसलिए ये दुनिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड। सही बात है, दोनों ही सही है। कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है ना जी। 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना करें और बेटे, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स। एक एडवर्टीजमेंट है, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स। तो द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। ये कह रहे हैं कि एश्योरेंस जेन्युइन नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि आश्वासन वास्तविक नहीं है, आश्वासन वास्तविक नहीं है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना करें और कह रहे हैं कि आश्वासन वास्तविक नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बिल्कुल सही है, आश्वासन वास्तविक नहीं है, 5 महीने में पैसा 2 गुना कौन करता है। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल सही है, आश्वासन वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं। अगर 5 महीने में पैसा 2 गुना करें, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट आदमी है ना आपसे कहता है ये बात, तो डेफिनेटली ये आश्वासन वास्तविक नहीं है। या कोई एडवर्टीजमेंट आपने देखा जैसे किसी लोकल बॉडी का, तो डेफिनेटली ये आश्वासन जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर यही कोई स्कीम एसबीआई बैंक में आ जाए, यही स्कीम एसबीआई बैंक में आ जाए, ठीक है, मान लो कि वो इस तरीके से एक इंटरेस्ट देते हैं एफडी पे, एक एफडी बना दे और एफडी पे ये इंटरेस्ट देते कि 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना करो, तो ये जो आश्वासन होगा ये जेन्युइन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जेन्युइन। तो भाई साहब डिपेंड करता है कि ये स्टेटमेंट, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये किसने दिया। तो आश्वासन वास्तविक है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बात किसने कही है। आप तुरंत कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि आश्वासन जेन्युइन नहीं है। बेटे ये आश्वासन जेन्युइन हो सकता है, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे रीजनिंग के बारे में कोई बात कर रहा हूं तो जो बात मैं कर रहा हूं ना वो जेन्युइन है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो वो डिपेंड करता है कि जो बात है वो किस व्यक्ति ने कही है ना। हाँ जी, पीपल वांट देयर मनी ग्रो। सही बात है, लोग तो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली जाती है। लोग तो चाहते हैं अपना पैसा डबल करना, इसीलिए कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण चाहे धूप हो को खराब ना करें। ये क्या, कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। ये कह रहे हैं कि मौसम कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बारिश हो, मतलब मौसम चाहे कैसा भी हो, आपका एक भी शॉट खराब नहीं होगा। एकदम टापो टाप, एकदम बेहतरीन झकास वाली फोटो आपकी खींचेगी। एक कंपनी ने एक कैमरा लॉन्च किया है,
कंपनी एक्स ने एक कैमरा लॉन्च किया है और उस कैमरे के बारे में बता रहा है, चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, आंधी हो, अंधेरा क्यों ना हो, है ना, चाहे बिल्कुल अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन आपका जो फोटो खींचेगा ना, वो आप खुद नहीं पहचान पाओगे। इतना खतरनाक फोटो खींचेगा विद फिल्टर, खतरनाक वाला। डेस्क बाउंड जॉब उसको कहते हैं, जो डेस्क जॉब होती है। जैसे एक होता है फील्ड वर्क, एक होता है डेस्क वर्क। जब वो हम ऑफिस में काम करते हैं तो उसको डेस्क जॉब बोलते हैं। फील्ड में काम करते हैं, दौड़ने भागने का काम है, तो वो फील्ड जॉब हो गई हमारी, है। पहला कंक्लूजन है, नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेपुटेटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कि एक्स को छोड़कर कोई और अन्य कंपनी नहीं है जिसका कैमरा इतना शानदार हो। बेटा किसी और कंपनी का तो जिक्र ही नहीं है, किसी और कंपनी का तो जिक्र ही नहीं है। ये कह रहे हैं कोई भी कैमरा एक्स के साथ स्वीकार्य शॉट ले सकता है। यही तो वो समझाना चाह रहे हैं, एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट। यही तो कह रहे हैं कि कोई भी फोटो खींचे, है ना। यही कंपनी कहना चाह रही है, हमारे कैमरे से कोई भी फोटो खींच ले, चाहे दिन में, रात में, है ना, धूप में, छाओ में, बारिश में, एकदम टापो टाप फोटो आएगा तुम्हारा, झकास। कोई भी देश इन देशों को इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। और देखो कोई भी देश आत्मनिर्भर हो भी नहीं सकता। कैसे हो सकता है ये बताओ आत्मनिर्भर पूरी तरीके से? अरे कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है और हो भी नहीं सकता भाई। देश, नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दिस डे। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। सही बात है बेटा। तुम देश में पानी निकाल सकते हो, तेल थोड़ी निकाल लोगे, तेल निकाल सकते हो, पानी थोड़ी निकाल लोगे। मतलब हर चीज जो हमें चाहिए, हर चीज जो हमें चाहिए वो असंभव है एक देश के लिए प्रोड्यूस करता। तो कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, है ना। हाँ जी, उसको किसी ना किसी चीज की दूसरे देशों से जरूरत पड़ेगी पड़ेगी देश को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, जीवन, है ना। हाँ जी। कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। अरे भाई सब ये कह रहे हैं लेजी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। ये कह रहे हैं लेजी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। अरे मेरे भाई, लेजी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है, गलत बात। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। सही बात है भाई साहब। इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी होती है ना, मेक्स पीपल बेटर एंड मोर हैप्पी, हैज अ गुड इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटी। सही बात है। आर्थिक सुरक्षा जो है लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। सही बात है ना। पैसा होगा तुम्हारे पास तो अलग ही एक चमक होगी तुम्हारे चेहरे पर, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं, है ना। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। हाँ, आंसर तो इसका। रशिया कैसे सेल्फ डिपेंड? हाँ, यूपी पुलिस में आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग हर एग्जाम का पार्ट है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। जब आर्थिक सुरक्षा लोगों को क्या कह रही है कि आर्थिक सुरक्षा, क्या आंसर आया कि पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। देखो ये क्या कह रही है कि आर्थिक सुरक्षा ना लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। हम कह रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा लोगों को खुशहाल बनाती है। जब आर्थिक सुरक्षा लोगों को खुशहाल बना रही है, जब आर्थिक सुरक्षा लोगों को खुशहाल बना रही है, इसका मतलब जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं, है ना। यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो आर्थिक सुरक्षा है वो लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। इसका मतलब जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल रहते हैं। दूसरा है अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए। देखो इसमें क्या है, गुड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो अच्छा व्यक्तित्व है ना, कि अगर जो लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, जो लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, क्या उनका अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो सकता है? मतलब आप तो ये कह रहे हो कि जिन लोगों का अच्छा व्यक्तित्व है सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो लोग अधिक पैसे कमाते हैं। देखो जो अधिक पैसे कमाते हैं वो मोर हैप्पियर हो सकते हैं, है ना। उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है जो लोग अधिक पैसा कमाते हैं। कथन को समझो, लेकिन कथन ये नहीं कह रहा कि अच्छा व्यक्तित्व सिर्फ पैसे से आएगा। व्यक्तित्व एक अलग चीज है ना। व्यक्तित्व, अरे यार मेरे से ये एग्री आप जनरल लाइफ से रिलेट, अरे इस क्वेश्चन को इस कथन से रिलेट करो
ये जो कंक्लूजन है ना, ये कथन के हिसाब से है बाबू, कथन के हिसाब से। अब प्रैक्टिकली मत सोचो। कथन में क्या दिया है? कथन में ये दिया है कि जो आर्थिक सुरक्षा है वो लोगों को ज्यादा खुशहाल बनाती है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है? जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो अधिक खुशहाल रहते हैं, ये कहना चाह रहा है कथन। तो हम कथन के हिसाब से चलेंगे, अपने मन से नहीं चलेंगे। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे के इतने खुश हैं, जो पैसे के वाले खुश नहीं है। जिनके पास अधिक पैसा है वो लोग ज्यादा खुश नहीं है, बजाय उनके जिनके पास कम पैसा है वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा लोगों के पास उतनी ज्यादा टेंशन। लेकिन हम फिलहाल कथन की सुन रहे हैं। कथन क्या कहना चाह रहा है? कथन ये कहना चाह रहा है ना, एनालिटिकल रीजनिंग का हिंदी होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ऐसी है कुछ। विश्लेषण होता है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषण होता है एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना, तो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट पहला कंक्लूजन तो सही है, लेकिन सेकंड कंक्लूजन गलत है। स्टेटमेंट के हिसाब से सोचो, आप बिल्कुल रियल लाइफ के हिसाब से सोचने लगे और कथन को भूल गए। आप कथन को भूलकर बिल्कुल दैनिक जीवन के हिसाब से आंसर देने लगे, इसलिए आपका आंसर ये गलत हुआ है ना। हाँ जी, आप उस पर ध्यान दो। देखो ये कह रहा है कि अगर पैसा अच्छा होगा तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने ये थोड़ी कहा कि अच्छी पर्सनैलिटी के लिए है ना पैसा जरूरी है। उल्टा चीज है, अधिक पैसा होने से खुशहाल होना जरूरी है, लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं कि दुनिया के सारे खुशहाल व्यक्ति वही है जिनके पास अधिक पैसा है, ऐसा नहीं कहा। तो पैसा ज्यादा है तो व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा व्यक्तित्व के लिए पैसा होना जरूरी है। रिवर्सिबल नहीं है ये, इन चीजों को समझो। हाँ, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, यही कह रहा हूं मैं आपसे। अधिकांश भारतीय जानते कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ उनमें से विज्ञान को शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो आंसर, विज्ञान को शामिल है। देखो अधिकांश भारतीय जानते, हाँ जी, देखो अधिकांश भारतीय जानते कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ उनमें से विज्ञान को शामिल, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल है, बट फ्यू इंक्लूड साइंस इन दिस। ओके, कुछ लोग विज्ञान को शामिल करते हैं। पहला कंक्लूजन है मैनी इंडियन बिलीव दैट साइंस हैज मेड इंडिया हेरिटेज ग्रेट। देखो सही बात है, क्योंकि कुछ उनमें विज्ञान को शामिल कर रहे हैं, तो कुछ कई भारतीय ऐसे हैं जो मानते हैं कि विज्ञान ने भारत की विरासत को महान बनाया है ना। वो गाना सुना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, तब गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव, क्या था मैं तो भूल गया, देता ना दशमलव ये भारत, तो चांद तक जाना मुश्किल था। है तो विज्ञान, ये विज्ञान है, ये साइंस है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक साइंस है। तो कई भारतीय मानते हैं कि इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है भारत को महान विरासत बनाने के लिए। भारतीय विरासत को महान बनाने के लिए साइंस का बहुत रोल है। Many Indians do not know that India has a great scientific heritage. कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। सही बात है, कई जानते हैं, इसका मतलब कई नहीं जानते हैं। भाई अगर कई जानते हैं तो इसका मतलब क्या है? कई ही नहीं भी जानते हैं, क्योंकि कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं। सीधी सी बात है, कई जानते हैं, कई नहीं भी जानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव डिकेड है वो, मतलब पिछले, हाँ जी, इंडिया इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग मोर टू व्हीलर देन इट वाज अ डिकेड अगो। मतलब पिछले एक दशक से टू व्हीलर ज्यादा बनाए जा रहे हैं। देयर क्वालिटी हैज आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट, उनकी क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है। तो पहला कंक्लूजन है वी आर एक्सपोर्टिंग टू व्हीलर्स, हम दोपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। अवर टू व्हीलर इंडस्ट्री हैज मेड कमांडेबल प्रोग्रेस, हमारे दोपहिया वाहनों उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। ये तो सही बात है। देखो क्वालिटी इंप्रूव हुई है
और प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब कंपनी तो इंप्रूव हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। भाई एक्सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है ना, एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट, चना मेजर्स रिलीजन्स, ये क्या कह रहा है? अच्छे, धर्म शाश्वत शांति प्रदान करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो धर्म शाश्वत है वो शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं। रिलीजन्स प्रोवाइड वेज टू अटेन इंटरनल पीस, ठीक है। मैन शुड अडॉप्ट दीज मेजर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो धर्म है ना, धर्म, जब आप धर्म को ही फॉलो करते हो तो आपको एक इंटरनल पीस मिलती है, एक आंतरिक शांति मिलती है। ये कह रहे हैं कथन में। पहला निष्कर्ष है, रिलीजन एंश्योर अ प्रॉस्परस लाइफ, धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। देखो जो धर्म है वो समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, ये बात तो गलत है। समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। मेंटल पीस का कहा, इंटरनल पीस का कहा, शांति का कहा। उन्होंने कहा मंदिर में जाओ, भगवान का नाम लो और शांति मिलेगी आपको। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है रघुपति राघव राजा राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुतर सुत अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। तो जब आप किसी धर्म को फॉलो करोगे तो आपको एक इंटरनल पीस मिलेगी, एक सुख शांति मिलेगी। लेकिन समृद्ध जीवन का मतलब है, समृद्ध जीवन का मतलब है पैसा, व्यापार, ये सारी चीजें होना। तो समृद्ध जीवन तो भैया हमारे कर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। दूसरा, रिलीजन हेल्प पीपल टू एंड पॉवर्टी, धर्म जो है निर्धनता समाप्ति की लोगों की सहायता करता है कि ये अंगूठी पहन लो, ठीक है, ये शनिदेव की अंगूठी है, ये सूर्यदेव की अंगूठी है ना, ये फलाने की अंगूठी है कि ढमकाने की अंगूठी है। तो ये जो है ये बेटा अंधविश्वास है। ये क्या है? ये अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास है। तो उससे गरीबी मिट जाएगी, ये बात गलत है, क्योंकि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कर्म। कर्म करो, कर्म, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन टी, ऑप्शन टी है। कुछ और श्लोक सुना दे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचिनोम जनक सुताबरम, भजु दीन बांधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर शाप धर करुणा निधान अंग फरक लगी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम स्तुति है, श्री राम स्तुति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं, परंतु वे सभी धनवान हैं। और ओके, आप जानते हैं कि गोल्फ, आपने कभी खेला गोल्फ है? कभी खेला आपने गोल्फ? क्यों भाई, गोल्फ में एक ड्राइवर होता है, ठीक है, उस ड्राइवर से हम शॉट लगाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं, आपने बचपन में गोल्फ देखा होगा, जो बहुत अमीर लोग होते थे वो गोल्फ खेलते थे, बहुत अमीर लोग। आपने अमीरों को देखा होगा गोल्फ खेलते हुए, जनरली आपने किसी, है ना, किसी को नहीं देखा होगा अमीरों के अलावा। तो कह रहे हैं कि गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गोल्फ क्लब प्लेयर आर एक्टिव गोल्फर्स बट दे आर ऑल रिच, परंतु वे सभी अमीर हैं क्योंकि अमीरों का गेम है ये, ठीक है। एक मिस एल है,
ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वाई बना दिया लेकिन यहाँ पे एल बना दिया, इज ऑल्सो अ मेंबर, ये भी एक सदस्य है, ही इज अ गोल्फर। तो ये सुश्री मिस, तो यहाँ पे ही की जगह शी वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, शी इज अ गोल्फर, सही बात है, वो भी मेंबर है। शी इज रिच, ये भी सही बात है भैया, वो मेंबर भी है और वो रिच भी है, दोनों इम्प्लिसिट है। ठीक है जी हाँ, ये दोनों ही सही है। चलिए, तो ये था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब मिलते हैं आप लोगों से हम कल मुलाकात करेंगे और कल हम पढ़ेंगे रीजन असर्शन। ठीक है।